स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं सीबीएसई मैराथन पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ 2024 एंड 25 का कुछ सीबीएसई क्वेश्चंस। ठीक है, जो प्रीवियस आए थे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट जिन्होंने देखा नहीं जाकर देख सकते हो, वहाँ पे भी कुछ सोल्यूशन दिया गया है, कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन हालांकि करना इतना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे डिस्कशन किए थे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन देखो, पहले क्या कह रहा है। स्मॉल मेटालिक स्फीयर एस of charge plus q is placed exactly at a point midway between a and b। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और बीच में एक स्फीयर है जो कि प्लस क्यू का। ठीक है, अब ये मिडवे पर है तो मैं इस डिस्टेंस को r मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को भी r मान लेता हूँ, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 2r। ओके, अब ये कह रहा है कि स्लाइटली उसको डिस्प्लेस किया गया टुवर्ड्स ए। तो ये अगर ए वाला चार्ज है, ये बी वाला चार्ज है, तो इसको शिफ्ट कहाँ किया गया, टुवर्ड्स ए। कितना, मान लो x, तो x शिफ्ट होते ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, r माइनस एक्स, और ये वाला जो नया पोजीशन b से वो हो जाएगा r प्लस एक्स। अच्छा देखो, जब ये प्लस क्यू, ये कैपिटल प्लस क्यू से नजदीक आ रहा है ना, तो इसको ऑब्वियसली उस तरफ मिलेगा रिपल्सिव, और इस तरफ भी रिपल्सिव मिलेगा क्योंकि बी भी प्लस क्यू पर है। लेकिन ए पोजीशन से जो फोर्स वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया है। तो एफ ए कितना होगा, ए कैपिटल क्यू क्यू बाय आर माइनस इसका होल स्क्वायर। एफ बी कितना होगा, ए कैपिटल क्यू क्यू बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर एफ नेट निकालू, जो कि पहले था 0, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे था, मिड पॉइंट मतलब एफ नेट 0। लेकिन अब क्या होगा, एफ नेट बिगर माइनस स्मॉलर, ए क्यू क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में कितना बच गया, फिर माइनस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा के क्यू क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 4x r डिवाइड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें पता है कि x जो है ना वो बहुत छोटा ही होगा, x जो है वो बहुत छोटा ही होगा। यहाँ पे थोड़ा रह गया चीज, स्क्वायर स्क्वायर, हाँ, तो x बहुत छोटा ही होगा क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्प्लेस हो रहा है। तो इफ x इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो इसको एक तरह का नेग्लेक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 डाल के हटा देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू 4xr बाय r टू द पावर 4। अगर यहाँ से के क्यू क्यू 4r बाय r टू द पावर 4 इंटू एक्स कर लेते हो, तो ये एक तरह का सारी चीजें कांस्टेंट ही है ना फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो क्या इसको कांस्टेंट के मान के इसको एक्स नहीं डाल सकते, तो एफ नॉट इक्वल्स टू के एक्स मिल गया ना, ये किसका इक्वेशन है, ऑसिलेशन का। ऑप्शन सी होगा सही। लेकिन टेक्निकली अगर भी सोचो, तो जब प्लस क्यू है और उनके बीच में एक छोटा सा प्लस क्यू है, अगर ये इस तरफ थोड़ा खुद से मैंने डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है इस तरफ वाला रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा पहले केस में इसके कंपैरिजन में, तो ये इस तरफ भागेगा। फिर जब ये इस तरफ भागेगा तभी इस तरफ उसको मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ ओवरऑली तुम्हें समझने के लिए सही लग रहा है, अगर डिटेल में जाओ तो ये है उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इट ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 3 बीट में क्वेश्चन दिया है,
तो पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, उसका डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया सिंपल लैंग्वेज दिस। ओके, देन क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल। इज इट स्केलर वेक्टर, तो स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि फाई इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर। सो दो, जब ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये हमें स्केलर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, ये कह रहा है कि a point charge q is kept at a distance of d by 2 directly above d by 2 q charge directly above center of a square of side d। मतलब मैंने एक ऐसे स्क्वायर बना दिया, ठीक है, थोड़ा 3D में सोचो, ये थोड़ा लंबा जैसा दिख रहा है, यहाँ पे इसका साइड कितना d, तो d बाई पोजिशन d बाई 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये सेंटर से कितने हाइट पर है वो ना, d बाई 2 हाइट पर एक चार्ज q है। तो गॉस लॉ यूज करके वो कह रहा है कि यहाँ पे निकालो कितना फ्लक्स होगा थ्रू द स्क्वायर। तो देखो गॉस लॉ का दो सबसे अहम कंडीशन रहता है कि वो क्लोज सरफेस होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसको सिमेट्री कैसे करेंगे ना, मान लो उसी तरह का मैंने और चार यहाँ पे लगा दिए, जरा 3D में सोचना, तो ये एक तरह का यहाँ पे और एक ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब। क्यूब बनने से होगा क्या ना, पूरे क्यूब में कितना फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स थ्रू फेस क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, मिल गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू पॉइंट डिस्टेंस डी, तो ये पॉइंट चार्ज डिस्टेंस डी पे चला गया, तो सिचुएशन क्या होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज अगर डी डिस्टेंस पे चला जा रहा है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि तो हमारे लिए इजी होगा। सेम फिगर मान लो, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर है पूरा। तो सिमिलरली मुझे पहले वो सिमेट्री करना होगा, इमेजिन करो 3D में, ओके। तो मुझे अगर सिमेट्री करने के बाद क्या मिला, सेम मिलेगा ना, मतलब एक तरह का क्या फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड करता है क्या किसी डिस्टेंस के ऊपर, नहीं, ओनली क्यू कितना है और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो क्यू तो वही है ना, सिमेट्री करने के बाद तो वही आ जाएगा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज टोटल। तो मुझे तो अगर 5 फेस चाहिए तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब रिमेन सेम, ओके। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड एल, मतलब ये जो ट्रायंगल में बना रहा हूँ ये सभी एल साइज के हैं, ठीक है। तो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम। फाइंड द रीजन ऑन सॉरी फाइंड द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट क्यू। हमें यहाँ पे चार्ज क्यू को रखना है और उसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हमें फाइंड करना है, जो कि मैं अभी मिटा रहा हूँ। ऊपर से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ताकि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, और दैट टू भी ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है एम वाला पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हो गया l/2, ये डिस्टेंस हो गया l/2, तो पहले ये डिस्टेंस ही ले लो, ये बन जाएगा √3/2l, ठीक है। तो ये चार्ज
ये चार्ज और ये चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए प्लस क्यू नॉट चिंटू, तो प्लस प्लस की वजह से ये रिपेल हो गया इस तरफ, ये भी रिपेल हो गया उस तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड समान ही रहेगा क्योंकि एल समान है, क्यू समान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट ए किनकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 cos थीटा का रूट ओवर, थीटा कितना है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, थीटा 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है, तो ये 60 मतलब ये भी 60। तो यहाँ पे मैं अगर ये सारे वैल्यू समान होगा ना, तो 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर cos 60 का रूट ओवर, तो ये हो गया 2E स्क्वायर cos 60 कितना होता है 1/2 कट गया, तो 2E स्क्वायर में और एक स्टेप कर लेता हूँ, तो ये हो गया 3E स्क्वायर का रूट ओवर, दैट मीन्स √3E। तो इन दोनों की वजह से जो इसका वैल्यू निकला किन की वजह से, एक्चुअली बी एंड सी पोजीशन की वजह से, √3 KQ बाय एल स्क्वायर, और वो भी कितना √3, रहने देते हैं लास्ट में इजी होगा, अभी मत डालो, मेरा सजेशन यही रहेगा अभी मत डालो, ठीक है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ बैलेंस होना चाहिए ना, पहली बात तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो माइनस ही होना चाहिए, क्यों माइनस होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ रहेगा तभी इनका जो रिजल्टेंट बना था, यहाँ पे मिटा रहा हूँ ये सारे, यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट बना था ना इसके ऑपोजिट में रहेगा, तभी तो मुझे मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस चार्ज ही रखूंगा ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मुझे मिले, क्योंकि ये ऑपोजिटली उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू वो कितना आ रहा है, के क्यू, ठीक है, इसे क्यू डैश पर कर लेते हैं, बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्यू ऑलरेडी लिया गया है, के क्यू डैश बाय √3/2L का होल स्क्वायर, ये बन गया 4KQ डैश बाय 3L स्क्वायर। ये किसके साथ बैलेंस होगा, इसी के साथ, तो 4KQ स्क्वायर बाय 3L स्क्वायर विल बैलेंस 3KQ बाय L स्क्वायर, के कट गया, एल स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, ये क्यू डैश है। अब मुझे चाहिए क्यू डैश, वो सॉरी क्यू चाहिए, तो क्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक तरह का डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 3√3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया 12/3√3 इंटू 10⁻⁻6, 4 आ गया, तो 4/√3 इंटू 10⁻⁻6 है उसका चार्ज का वैल्यू, ठीक है। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड उसके बाद प्रॉब्लम अटैच हुआ है, ठीक है। तो पहले ये थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्म को लिखने का वो थोड़ा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि पहले तो ये पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ वन डायरेक्शनल होता है ना, कौन से डायरेक्शन में रहेगा, अगर दो चार्ज के बीच में कूलम्स फोर्स लगा तो वो दोनों चार्ज के जो लाइन ऑफ एक्शन है ना उन्हीं के अलोंग रहेगा, मतलब ये वेक्टर है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट थ्योरम को जाता है। तो वेक्टर को, एक चीज को वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है ना, किसी भी चीज को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे मतलब उसके डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिमिलरली जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, के Q1 Q2, यहाँ मैं 1 2 दे देता हूँ, ये R दे देता हूँ, बाई आर स्क्वायर,
लेकिन वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन, तो वहां पे रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। अगर मैं 2 के ऊपर निकाल रहा हूँ तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखूंगा, और डिस्प्लेसमेंट भी किसका होगा, 2 का होगा, 1 की वजह से। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, उसका एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस हो गया वेक्टर फॉर्म। समझ आया कि नहीं? इसको और कैसे लिख सकते हैं ना, के Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, सॉरी R21 वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में, तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्यूब हो गया और ये वेक्टर रह गया। अब इसी के बेस पर ये जो सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ओरिजिन पे कितना अमाउंट का चार्ज है ना, Q1 10 माइक्रोकूलम। कौन से पोजीशन पे ना, 3,4 पर कौन है, 3,4 पर है 3,4 पर है 20 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, उससे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर वेक्टर कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो हमें निकालना होगा पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं तो वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको मीटर में करेंगे तो ये होगा 0.03, 0.04 इन मीटर। तो क्या ये नहीं बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो ये 0.05 आएगा, साफ साफ दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। पुट करो अब, फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बाई 1, मतलब क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर 1 की वजह से। तो K Q2 Q1 बाय R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। पहले मैं क्या करता हूँ ना, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। अगर मुझे मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो ये वेक्टर टर्म हटाऊंगा पहले। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 20 इंटू 10 10 टू माइनस 6, इसका भी 10 टू द माइनस 6, 10 टू द माइनस 12 डिवाइड बाय ये 0.05 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो देख लो, 2020 इन 9, मतलब ये टोटल 11, ये 12 के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाय ये कितना होगा ना, 0.5 मतलब 0.5 मतलब 5 इंटू 10 टू द माइनस 2 उसका स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ऊपर जाते हैं प्लस 3, तो 18/25 कितना, इतने अमाउंट का फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको जब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये अगर पूरा वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, आर के बनेगा 3i प्लस 4j। तो इसको सिंपली इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मिल गया वैल्यू। लेकिन लास्ट में पूछा है कि कितना एंगल वो फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एंगल के लिए क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 53 डिग्री। ये वैल्यू एग्जाम में गिवन होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा, फिर भी याद रख लो कुछ चीजें, 4/3 का, 5/3 का, 3/5 का, 3/4 का, tan साइन कॉस, ये सब चीजें, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्राफिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 1/r² जो कि r डिस्टेंस है, और फोर्स को लेकर ही ग्राफ दिया गया है कि जब ये दो चार्ज में फोर्स लगा तो उसका ग्राफ ऐसे मिला, और ये दो चार्ज में जब फोर्स मिला उसका ग्राफ ऐसे मिला। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज हिंट्स दे दिया है कि Q2 लीस्ट पॉजिटिव, मतलब लीस्ट इन मैग्नीट्यूड मतलब सबसे छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी और सी कैंसिल हो गया, ए और डी में से कोई ना कोई होगा। अब सवाल ये कि Q1 ज्यादा बड़ा है कि Q2, सॉरी Q3।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो, अब अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझाने में इजी होगा। ये जो ग्राफ का जो स्लोप, मान लो ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, दैट मीन्स स्लोप m1 ग्रेटर देन स्लोप m2। m1 m2 है क्या ना, वो वाला याद होगा अगर, y इक्वल्स टू mx प्लस c मतलब y इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो y इक्वल्स टू mx, ठीक है। तो ये इक्वेशन को कैसे इसके साथ मैच करेंगे ना, फोर्स इक्वल्स टू के, सपोज मैं इसका ले रहा हूँ Q1 Q2 इंटू 1/r², ये का हो गया। तो इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा इसी के साथ, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या मिलेगा ना, m के बदले में ये पूरा क्वांटिटी के Q1 Q2 इक्वल्स टू m1 के बदले में, है ना। सिमिलरली अगर दूसरे का देखो तो ट्रिकली के Q2 Q3 होगा उसके m2 के बदले में, क्योंकि m1 ग्रेटर देन m2 है, तो Q1 Q2 के कट जाएगा, ग्रेटर देन Q2 Q3, तो वो भी Q2 Q2 कट गया क्योंकि वो कांस्टेंट है और गिवन हो गया, तो हमें रिलेशन मिल गया Q1 Q3 के बीच में, मतलब Q1 ज्यादा बड़ा है Q3 से और Q3 छोटा है बड़ा है Q2 से। तो इस चीज को अगर सजा के लिखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, Q2 लेस देन Q3 विच इज लेस देन Q1, बस। ओके, तो ये इंटरसेप्ट कंसेप्ट से ही तुम्हें सॉल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है इंटरेस्टिंग थोड़ा। ये कह रहा है कि स्पेरिकल सेल, ये ए, ये बी और ये मान लो सी, ठीक है, ये हो गया उनका सेंटर, ठीक है। तो इनके सरफेस पे कितने चार्जेस हैं रेस्पेक्टिवली, इनका सबका रेडियस तो दिया दिया है आर, ये भी आर, ये भी आर। ओके, इनके सरफेस में चार्जेस कितना, ए में हो गया +6q, इसमें -4q, इसमें 14q, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके अंदर सेम सेंटर करके, मतलब कॉन्सेंट्रिक मेटल बॉल्स, जो कि रेडियस कितना r/10, मैं सबका मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना मेंशन कर रहा हूँ, और इनके चार्जेस कितना -2q, इसका हो गया +8q, इसका हो गया -10q। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया पहले बताओ, 6 - 2 4 कूलम, मतलब 4q। इसका कितना हो गया -4 + 8 वही 4, इसका कितना हो गया वही 4। ये कह रहा है कि कंपेयर करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3r फ्रॉम ईच ऑफ द सेल, यहाँ से भी वो 3r ले लो, यहाँ से भी 3r ले लो, यहाँ से भी 3r ले लो, तो हर किसी के 3r पॉइंट पर ही हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ई बी, ई सी, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा तो अब हमको ई इक्वल्स टू वही के इंटू 4q बाई 9r², और वही इक्वल होगा ई बी के साथ भी के 4q 9r², ई से भी वही होगा के 4q वही 9r², मतलब ये तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये कह रहा है कि टू सॉलिड मेटल बॉल्स A and B of radius R and 2 are having density 2 sigma 3 sigma, मतलब ये एक मेटल बॉल है और ये एक मेटल बॉल है, इसका रेडियस कितना R, इसका रेडियस, इसका जो चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, इसका 3 सिग्मा। ओके, तो पहले इस चार्ज डेंसिटी का चक्कर देख लेते हैं। तो 2 सिग्मा इक्वल्स टू एक्चुअली होगा कितना, चार्ज बाय 4 पाई r²,
है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मुझे चार्ज ऑफ द पहला वाला स्पीयर नहीं मिल जाएगा, 8 सिग्मा बाई आर स्क्वायर, ये Q1 मिल गया सपोज, ठीक है। सेकेंड वाले में भी सिमिलरली ये 3 सिग्मा है, 36 नहीं 3 सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा इक्वल्स टू वही Q2 ले लो, इसे Q1 ऐसे ले लो, 4 पाई 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4r स्क्वायर। तो Q2 बन जाएगा 3 is 63, 48 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। टोटल चार्ज कितना, 56 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब सवाल ये है कि जो चार्ज डेंसिटी आफ्टर कनेक्शन पूछा है ना, कनेक्शन के बाद होता क्या है चेंज, ना ये क्या चेंज होगा, नहीं चेंज होगा ना। तो अगर ये रेडियस जहाँ भी है वही रहेगा, तो रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें। सुनो ना, कनेक्शन के बाद होता क्या है ना, दोनों के दोनों पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखूंगा कि एक का ले लेता हूँ Q डैश बाय R इक्वल्स टू दूसरे का क्या होगा Q माइनस Q डैश बाय 2R। तो यहाँ से मुझे साफ साफ मिल जाएगा ना, के कट रहा है, R कट रहा है, तो 2Q डैश प्लस Q डैश इक्वल्स टू कैपिटल Q इम्प्लाइज Q डैश इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई 3, ठीक है। अब इस चीज को लेकर कहाँ पुट करेंगे, नया जब डेंसिटी निकालना हो, और ये टोटल चार्ज भी कितना साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें 56, तो Q डैश इक्वल्स टू 56 बाई 3 सिग्मा पाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे चार्ज डेंसिटी आफ्टर कनेक्शन पूछा है, तो सिग्मा एफ ए डैश चार्ज कितना 56 बाई 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय उसका जो एरिया, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिलेगा, 4 से कैंसिल करो तो ये मिलेगा 14 बाई 3 सिग्मा। सिमिलरली सिग्मा बी डैश क्या होगा, 56 बाई 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई 4 आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा, पाई बाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिग्मा तो ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा सिग्मा रहेगा, तो ये होगा, ये 4 कैंसिल होने से 14, तो एक तरह का 14 बाई 12 सिग्मा, ओके। तो ये होगा उनके सिग्मा में चेंजेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक 1 एक 2, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पे, एक का डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया लैम्बडा, एक का लैम्बडा बाई 2 भी माइनस में। तो पहली बात तो वो रीजन कौन सा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, रीजन वहां पे होगा जहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो रहा हो। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ एक प्लस क्यू नट को रखता हूँ, तो ये प्लस प्लस इसको रिपेल ये अट्रैक्ट ऊपर से, तो ये तो ऐड होता चला जा रहा है। तो होगा कैसे ना, इसको करना क्या होगा ना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगर, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू नट लेता हूँ, तो ये तो उसको रिपेल करेगा ही, और ये ऊपर से अट्रैक्ट करेगा, तो क्या ये सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी गलत गड़बड़ है, क्योंकि ये बिगर चार्ज है, ये स्मॉलर चार्ज है, तो इसमें भी गड़बड़ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एक प्लस क्यू नॉट को, तो ये भाई साहब अट्रैक्ट करेंगे जो भी पास में है कम चार्ज वाला, और ये बिगर चार्ज वाला रिपेल करेगा। और इस डिस्टेंस को ये पूछा है कहाँ से, पॉइंट फ्रॉम वायर 1। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ही मेजर कर लेता हूँ, बाद में उसको निकाल लेंगे। तो ये एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें जीरो करना है, तो पुट करेंगे कौन सा फॉर्मूला ना, E1 इक्वल्स टू E2 लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर डाला जाता है तो मैं 1 के बदले में कितना आर डालूंगा, d प्लस एक्स,
इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खाली एक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो 1 बाय 2d प्लस 2x 1 by 4x implies 4x equals to 2d plus 2x, 4x 2 तो 2x equals to 2d, तो x equals to d, मतलब यहाँ से डिस्टेंस d, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2d। ओके, चलो, तो ये था कुछ सवाल। ठीक है, तो बाकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, और ये सीबीएसई का एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आज जो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आज के डेट में शायद आ गया होगा, जो फाइनल डेट शीट आ गया है, तो फिजिक्स बहुत जल्दी भी है वैसे भी। ठीक है, चलो पढ़ाई करो अच्छे से। थैंक यू।